नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राउजिंग स्टोरी क्लब। यहां हम इतिहास की उन कहानियों को सुनाते हैं जो केवल अतीत नहीं होती बल्कि आज के जीवन का आईना होती है। आज की कहानी है नेपोलियन कहाँ चूका, शक्ति का घमंड और पतन। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने शून्य से शिखर तक यात्रा की और फिर उसी शिखर से नीचे गिर गया। अगर कोई इंसान पूरी दुनिया को हरा दे लेकिन खुद को न जीत पाए तो क्या वह सच में विजेता कहलाएगा? आज की कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने यूरोप को कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक गलती उसकी पूरी ताकत को मिट्टी में मिला गई। ये कहानी उस समय की है जब यूरोप लगातार बेचैनी से गुजर रहा था। राजाओं की सत्ता डगमगा रही थी और जनता पुराने नियमों से थक चुकी थी। हर तरफ असुरक्षा का माहौल था और भविष्य को लेकर भरोसा कमजोर पड़ चुका था। लोग एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो केवल वादे न करे बल्कि हालात को बदल सके। इसी उथल पुथल के बीच इतिहास एक नए मोड़ की तैयारी कर रहा था। फ्रांस में सत्ता बदल रही थी, लेकिन स्थिरता कहीं नजर नहीं आ रही थी। कानून कमजोर थे, प्रशासन बिखरा हुआ था और सेना दिशा की तलाश में थी। ऐसे समय में अक्सर कोई ऐसा व्यक्ति उभरता है जो बाकी लोगों से अलग सोचता है। ये व्यक्ति व्यवस्था से नहीं बल्कि अव्यवस्था से शक्ति खींचता है। ये वही क्षण होता है जब अवसर और महत्वाकांक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन इतिहास केवल नायकों को नहीं चुनता, वो उनकी परीक्षा भी लेता है। जो व्यक्ति तेजी से ऊपर उठता है उसके हर फैसले पर समय की नजर होती है। ये कहानी भी केवल जीत की नहीं है बल्कि उस मोड़ की है जहां आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना आगे जाता है, सवाल ये है कि वो कब रुकना जानता है। नेपोलियन की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने कितने युद्ध जीते, बल्कि इसलिए है कि उसने कब और कहां चूक की। ये कहानी उस क्षण को समझने की कोशिश है जहां शक्ति अनुभव बनना छोड़ देती है और घमंड में बदलने लगती है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि कैसे परिस्थितियां किसी व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाती है और कैसे वही परिस्थितियां उसकी सीमाएं भी उजागर कर देती है। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सफलता के शिखर पर खड़ा होकर ये भूल जाता है कि नीचे गिरने का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है। यही वजह है कि ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। अध्याय 1, बचपन, पहचान का संघर्ष और भीतर जलती महत्वाकांक्षा। नेपोलियन का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था। वो एक साधारण परिवार से आया था जहां सत्ता, धन और प्रभाव का कोई विशेष स्थान नहीं था। उसका जन्म फ्रांस की मुख्य भूमि से अलग एक द्वीप पर हुआ था जहां की संस्कृति और भाषा फ्रांस से अलग थी। इसी वजह से बचपन से ही वो खुद को बाकी लोगों से अलग महसूस करता था। जब नेपोलियन शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के लिए फ्रांस पहुंचा, तब ये अलगाव और भी गहरा हो गया। उसकी भाषा का उच्चारण अलग था, उसके बोलने का तरीका अलग था, उसके पहनावे और व्यवहार में भी वो अंतर साफ दिखता था। यही कारण था कि कई साथी उसे बाहरी मानते थे। कभी कभी उस पर हंसी उड़ाई जाती थी और कभी कभी उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता था। ये सब नेपोलियन के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने इस अपमान को कमजोरी नहीं बनने दिया। वो खुलकर विरोध नहीं करता था, वो बहस नहीं करता था, वो चुप रहता था और सब कुछ अपने भीतर जमा करता जाता था। ये चुप्पी खाली नहीं थी, ये चुप्पी सोच से भरी हुई थी। जहां बाकी छात्र खेलकूद और बातचीत में समय बिताते थे, वहां नेपोलियन अकेले बैठकर पढ़ना पसंद करता था। उसे इतिहास आकर्षित करता था, खास तौर पर युद्धों का इतिहास। वो केवल ये नहीं देखता था कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये समझने की कोशिश करता था कि जीत किस सोच से आई और हार कहां से शुरू हुई।
उसका दिमाग भावनाओं से ज्यादा गणना में काम करता था। वो दूरी, समय और गति के बारे में सोचता था। नक्शे उसके लिए केवल कागज नहीं थे, बल्कि संभावनाओं की दुनिया थे। वो ये समझने लगा था कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय से जीते जाते हैं। नेपोलियन के शिक्षक और वरिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि ये लड़का सामान्य नहीं है। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातें स्पष्ट होती थी। उसके सवाल सीधे होते थे और उसकी सोच व्यावहारिक होती थी। वो भावनात्मक आवेग में फैसले लेने से बचता था। इसी दौर में उसके भीतर एक गहरी महत्वाकांक्षा आकार लेने लगी। ये महत्वाकांक्षा दिखावे की नहीं थी। वो प्रसिद्धि के सपने नहीं देखता था। वो बस ये चाहता था कि उसे कभी कमजोर न समझा जाए। वो खुद को साबित करना चाहता था, न कि दूसरों को नीचा दिखाना। लेकिन यही महत्वाकांक्षा धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। उसने खुद से ये मान लिया था कि अगर वो पीछे रह गया तो दुनिया उसे कुचल देगी। इसलिए आगे बढ़ना उसके लिए विकल्प नहीं, जरूरत बन गया। यही सोच आगे चलकर उसे ऊंचाइयों तक ले गई, और इसी सोच ने बाद में उससे संतुलन भी छीन लिया। इस तरह नेपोलियन का बचपन केवल संघर्ष की कहानी नहीं था, बल्कि उस सोच की शुरुआत था जो उसे साधारण जीवन से असाधारण रास्ते की ओर ले जाने वाली थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सोच को पहली बार वास्तविक युद्ध के मैदान में खुद को साबित करने का मौका मिला। अध्याय 2, पहली सैन्य जिम्मेदारी, अवसर की पहचान और पहचान की शुरुआत। जब नेपोलियन सैन्य सेवा में आगे बढ़ा, तब फ्रांस एक गहरे संकट से गुजर रहा था। क्रांति के बाद पुरानी व्यवस्था टूट चुकी थी, लेकिन नई व्यवस्था अभी पूरी तरह खड़ी नहीं हो पाई थी। सत्ता बार बार बदल रही थी, नियम स्पष्ट नहीं थे, और सेना नेतृत्व की कमी महसूस कर रही थी। ऐसे समय में बहुत से अधिकारी भ्रमित थे और निर्णय लेने से बच रहे थे। नेपोलियन ने इस माहौल को कमजोरी नहीं, अवसर के रूप में देखा। वो समझ चुका था कि जब व्यवस्था अस्थिर होती है, तब स्पष्ट सोच रखने वाले लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। उसे पहली बार एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और समय बहुत कम था। संसाधन सीमित थे, सैनिक थके हुए थे और सामने विरोध मजबूत था। कई वरिष्ठ अधिकारी इस जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन नेपोलियन ने बिना हिचक इसे स्वीकार किया। उसने हालात को ध्यान से देखा और सबसे पहले ये तय किया कि उसे क्या नहीं करना है। उसने लंबी तैयारी और धीमी चाल को खारिज कर दिया। उसकी सोच साफ थी। अगर उसके पास समय और संसाधन कम है, तो उसे गति को अपना हथियार बनाना होगा। उसने सैनिकों को सरल आदेश दिए, जटिल योजनाएं नहीं बनाई। उसने ये सुनिश्चित किया कि हर सैनिक को ये पता हो कि उसे क्या करना है और कब करना है। नेपोलियन का मानना था कि युद्ध में भ्रम सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आदेश साफ हो, तो कमजोर सेना भी मजबूत विरोध को हरा सकती है। उसने अचानक आगे बढ़ने की नीति अपनाई, दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया। जहां विरोधी धीमी तैयारी में लगे थे, वहां नेपोलियन की सेना तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। इस अप्रत्याशित गति ने विरोधी को भ्रमित कर दिया। उन्हें यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि हमला कहां से और कैसे हो रहा है। इस अभियान की सफलता ने सबको चौंका दिया। ये जीत केवल संख्या या ताकत की जीत नहीं थी, ये सोच और समय की जीत थी। पहली बार वरिष्ठ अधिकारियों ने महसूस किया कि ये युवा अधिकारी साधारण नहीं है। वो केवल आदेश मानने वाला सैनिक नहीं, बल्कि हालात को पढ़ने वाला नेता है। सैनिकों के बीच भी उसका प्रभाव बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये व्यक्ति उन्हें अनावश्यक जोखिम में नहीं डालता, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाता है। जब कोई नेता सैनिकों को बिना भ्रम के दिशा देता है, तो भरोसा अपने आप बनता है। इस जीत के बाद नेपोलियन का नाम धीरे धीरे पहचाना जाने लगा। उसे बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी,
लोग अब उसे केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना के रूप में देखने लगे थे। लेकिन नेपोलियन यहां भी रुका नहीं। उसके भीतर ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि वो सिर्फ हालात का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्हें मोड़ने की क्षमता रखता है। यहीं से उसके जीवन का रास्ता बदलने लगा। ये वो क्षण था जहां एक अनजान सैनिक इतिहास की नजर में आया, लेकिन साथ ही ये वही क्षण था जहां उसके भीतर ये विश्वास भी जन्म लेने लगा कि उसकी सोच दूसरों से बेहतर है। यही विश्वास आगे चलकर उसे ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था, और यही विश्वास बाद में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाला था। अब कहानी उस दौर में प्रवेश करती है जहां जीत केवल पहचान नहीं बनाती, बल्कि सत्ता का रास्ता भी खोल देती है। अध्याय 3, तेजी से बढ़ती जीतें, जनता का भरोसा और सत्ता का द्वार। पहली बड़ी सफलता के बाद नेपोलियन का आत्मविश्वास मजबूत हुआ, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने समझ लिया था कि एक जीत से इतिहास नहीं बदलता, लगातार जीते ही पहचान बनाती है। उसे अब ऐसे अभियानों की जिम्मेदारी मिलने लगी जहां हालात कठिन थे, लेकिन उम्मीदें उससे भी बड़ी थी। हर अभियान के साथ उसका तरीका साफ होता गया। वो समय को सबसे कीमती संसाधन मानता था और गति को अपनी ताकत बनाता था। नेपोलियन की सेनाएं अक्सर संख्या में कम होती थी, लेकिन उनकी चाल तेज होती थी। वो दुश्मन को सोचने का समय नहीं देता था। जहां विरोधी तैयारी में उलझे रहते थे, वहां वो आगे बढ़ चुका होता था। उसकी रणनीति सरल थी, दुश्मन को भ्रम में रखो और खुद स्पष्ट रहो। यही स्पष्टता उसकी जीतों का आधार बनी। इन सफलताओं का असर केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। फ्रांस के भीतर उसकी चर्चा होने लगी, अखबारों में उसका नाम आने लगा। लोग उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो देश को अस्थिरता से बाहर निकाल सकता है। उस समय जनता थक चुकी थी। उन्हें नारे नहीं चाहिए थे, उन्हें परिणाम चाहिए थे। नेपोलियन उनके लिए परिणाम लेकर आ रहा था। उसके भाषण लंबे नहीं होते थे, वो भावनात्मक बातें कम करता था। वो सुरक्षा, व्यवस्था और स्थिरता की बात करता था। यही बातें उस समय लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी। धीरे धीरे उसकी छवि एक सफल सेनापति से आगे बढ़कर एक भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में बनने लगी। सेना में उसका प्रभाव और गहरा हो गया। सैनिक उसे केवल इसलिए नहीं मानते थे कि वो अधिकारी था, बल्कि इसलिए मानते थे क्योंकि वो उन्हें जीत दिला रहा था। वो सैनिकों की थकान को समझता था, वो अनावश्यक जोखिम से बचता था। इससे उसके प्रति विश्वास बढ़ता चला गया। इसी दौरान राजनीति ने भी उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। सत्ता के केंद्र में बैठे लोग ये समझने लगे कि ये व्यक्ति केवल युद्ध जीतने वाला नहीं है, बल्कि जनता को साथ लेने की क्षमता भी रखता है। अस्थिर शासन को ऐसे ही चेहरे की जरूरत थी। नेपोलियन ने इस संकेत को साफ समझ लिया, लेकिन सत्ता की ओर बढ़ने का रास्ता सीधा नहीं था। ये केवल पद पाने की बात नहीं थी, ये साबित करने की बात थी कि वो देश को संभाल सकता है। नेपोलियन ने अपने हर कदम से ये संदेश दिया कि वो अराजकता को व्यवस्था में बदल सकता है। यही सोच उसे सत्ता के दरवाजे तक ले आई। इस चरण पर नेपोलियन एक मोड़ पर खड़ा था। पीछे एक साधारण अधिकारी का जीवन था और आगे एक ऐसे व्यक्ति का रास्ता था जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। यहां से आगे उसकी हर जीत केवल युद्ध नहीं जीतती थी, बल्कि उसे सत्ता के और करीब ले जाती थी। लेकिन इसी रास्ते पर वो बीज भी बोया जा रहा था जो आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां नेपोलियन को सिर्फ शक्ति नहीं मिलती, बल्कि पूरे देश की दिशा बदलने की जिम्मेदारी मिलती है। अध्याय 4, सत्ता में आना, व्यवस्था का निर्माण और संतुलन की पहली दरार। लगातार जीतों और बढ़ते भरोसे के बाद नेपोलियन उस बिंदु पर पहुंच गया जहां वो केवल एक सेनापति नहीं रहा, अब देश की नजरें उस पर थी। फ्रांस थक चुका था। वर्षों की उथल पुथल
अस्थिर शासन और लगातार संघर्ष ने जनता को कमजोर कर दिया था। लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो हालात को संभाल सके और देश को दिशा दे सके। नेपोलियन ने सत्ता संभालते समय खुद को किसी नायक की तरह पेश नहीं किया। उसने बड़े वादे नहीं किए। उसने ये नहीं कहा कि वो सब कुछ बदल देगा। उसने केवल ये कहा कि वो व्यवस्था लाएगा। यही बात जनता को सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगी। लोग बदलाव नहीं, स्थिरता चाहते थे। सत्ता में आते ही नेपोलियन ने सबसे पहले प्रशासन पर ध्यान दिया। उसने देखा कि नियम जटिल हैं, फैसले धीमे हैं और जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं हैं। उसने व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश की। कानूनों को एक ढांचे में लाने का प्रयास किया गया ताकि आम आदमी को ये समझ में आए कि उसके अधिकार क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। ये बदलाव केवल कागजों पर नहीं था, बल्कि सोच के स्तर पर था। उसका मानना था कि मजबूत देश केवल सेना से नहीं बनता, बल्कि स्पष्ट नियमों से बनता है। इसी वजह से उसने न्याय, संपत्ति और प्रशासन से जुड़े मामलों में एकरूपता लाने की कोशिश की। इन सुधारों का असर लंबे समय तक रहा और कई जगह बाद की व्यवस्थाएं भी इन्हीं सिद्धांतों से प्रभावित हुई। ये वह पक्ष था जो अक्सर युद्ध की कहानियों में दब जाता है, लेकिन नेपोलियन के जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन जैसे जैसे सत्ता उसके हाथों में केंद्रित होती गई, वैसे वैसे संतुलन बदलने लगा। निर्णय अब सलाह से नहीं, आदेश से होने लगे। शुरुआत में ये तेज कामकाज के लिए जरूरी लगा, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम दिखने लगे। जो लोग सवाल उठाते थे, उन्हें रुकावट समझा जाने लगा। नेपोलियन का आत्मविश्वास अब केवल खुद पर भरोसे तक सीमित नहीं रहा। उसे लगने लगा कि उसकी सोच ही सबसे सही है। उसने ये मानना शुरू कर दिया कि अगर कोई योजना सफल हुई है तो उसका कारण केवल उसकी समझ है। यहीं से आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। जनता अभी भी उसके साथ थी क्योंकि व्यवस्था बेहतर दिख रही थी। सेना भी उसके पीछे थी क्योंकि जीत का सिलसिला बना हुआ था। लेकिन भीतर ही भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका था। नेपोलियन अब खुद को केवल देश का सेवक नहीं, बल्कि देश की दिशा तय करने वाला व्यक्ति मानने लगा था। यही वो क्षण था जहां शक्ति ने उसके कंधों पर बैठना शुरू किया। बाहर से सब कुछ मजबूत दिख रहा था, लेकिन भीतर संतुलन धीरे धीरे खिसक रहा था। ये दरार अभी साफ नहीं थी, लेकिन आगे चलकर यही दरार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। अब कहानी उस दौर में प्रवेश करती है जहां शक्ति केवल देश के भीतर नहीं रहती, बल्कि सीमाओं के पार फैलने लगती है। अध्याय 5, प्रभाव का विस्तार, सीमाओं के पार बढ़ती शक्ति और घमंड की गहराती छाया। सत्ता मजबूत होते ही नेपोलियन की नजरें अब केवल अपने देश तक सीमित नहीं रही। उसे लगने लगा कि अगर उसने देश के भीतर व्यवस्था बना ली है तो वही व्यवस्था बाहर भी लागू की जा सकती है। उसकी सोच में यह बदलाव अचानक नहीं आया, ये लगातार मिलती सफलताओं का परिणाम था। हर जीत ने उसके भीतर ये विश्वास मजबूत किया कि उसकी रणनीति हर जगह काम कर सकती है। उसका प्रभाव धीरे धीरे सीमाओं के पार फैलने लगा। पड़ोसी क्षेत्रों पर राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ा। कई संधियां उसकी शर्तों पर होने लगी। जो शासक पहले विरोध करते थे, वे अब समझौते करने लगे। कुछ ने डर से झुकना स्वीकार किया और कुछ ने समय खरीदने के लिए उसका साथ दिया। बाहर से ये सब सफलता जैसा दिख रहा था, लेकिन भीतर एक नया खतरा जन्म ले रहा था। नेपोलियन अब केवल युद्ध नहीं जीत रहा था, वो व्यवस्था थोप रहा था। उसे लगने लगा था कि शांति वही है जो उसकी जीत के बाद आती है। अगर कोई विरोध करता है तो वो व्यवस्था का दुश्मन है। ये सोच पहले सुरक्षा के नाम पर आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये नियंत्रण की आदत बन गई। इस दौर में उसने तेजी को और ज्यादा महत्व देना शुरू किया। वो मानने लगा कि रुकना कमजोरी है और संदेह समय की बर्बादी। सलाह देने वाले कम होते गए और हाँ में हाँ मिलाने वाले बढ़ते गए।
सत्ता के आसपास की आवाजें धीरे धीरे एक जैसी होने लगी। जब हर तरफ से सहमति मिलती है तो इंसान सवाल सुनना भूल जाता है। यूरोप के अन्य शासक इस बदलाव को देख रहे थे। शुरुआत में उन्होंने इसे नेपोलियन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा समझा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा था। अगर यही स्थिति बनी रही तो किसी की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। नेपोलियन को इस चिंता की खबरें मिल रही थी, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगने लगा था कि डर ही सबसे बड़ा कारण है और डर को जीत से खत्म किया जा सकता है। उसने ये मान लिया था कि जब तक वो आगे बढ़ता रहेगा, विरोध पीछे हटता रहेगा। यहीं से घमंड की छाया साफ दिखने लगी। आत्मविश्वास अब अनुभव से नहीं, परिणामों से पोषित हो रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी सफलता ही उसका प्रमाण है। उसने ये नहीं सोचा कि हर सफलता परिस्थितियों की देन भी होती है। ये चरण नेपोलियन के जीवन का सबसे चमकदार भी था और सबसे खतरनाक भी। बाहर से वो इतिहास के शिखर पर खड़ा दिखता था, लेकिन भीतर उसकी सोच अब संतुलन से दूर जा रही थी। यही वो समय था जब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा सामने आने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जहां केवल रणनीति नहीं, धैर्य और विवेक भी चाहिए था। अब कहानी उस फैसले की ओर बढ़ती है जहां नेपोलियन ने यह मान लिया कि दूरी केवल नक्शे की रेखा है और शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। अध्याय 6। रूस की ओर बढ़ता कदम, अति आत्मविश्वास और सबसे बड़ी भूल। लगातार सफलताओं के बाद नेपोलियन को यह विश्वास हो चला था कि उसकी रणनीति हर जगह काम करेगी। उसे लगने लगा था कि जो शक्ति यूरोप में सफल रही है, वही किसी भी भूभाग पर विजय दिला सकती है। इसी सोच के साथ उसने रूस की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। यह फैसला केवल एक सैन्य योजना नहीं था, बल्कि उसकी मानसिकता का प्रतिबिंब था। नेपोलियन ने यह मान लिया था कि विरोध केवल ताकत से टूटता है और दूरी केवल नक्शे पर खींची गई एक रेखा होती है। उसने ये नहीं सोचा कि हर जमीन एक जैसी नहीं होती और हर युद्ध केवल रणनीति से नहीं जीता जा सकता। विशाल सेना होने के बावजूद उसने समय, मौसम और आपूर्ति जैसे बुनियादी सवालों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता था। सेना आगे बढ़ रही थी और प्रत्यक्ष विरोध कम दिखाई दे रहा था। नेपोलियन ने इसे अपनी योजना की सफलता माना, लेकिन वास्तव में यह शांति नहीं, बल्कि एक अलग रणनीति का हिस्सा थी। सामने वाला धीरे धीरे पीछे हट रहा था और अपने रास्ते के संसाधनों को नष्ट करता जा रहा था। गांव खाली हो चुके थे, भोजन नहीं मिल रहा था और रास्ते लंबे होते जा रहे थे। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ी, थकान बढ़ने लगी। आपूर्ति पीछे छूटती चली गई। घोड़े कमजोर पड़ने लगे और सैनिक बीमार होने लगे। फिर भी नेपोलियन रुकने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि अब लौटना कमजोरी होगी और थोड़ी सी और दूरी तय करते ही निर्णायक जीत मिल जाएगी। मौसम ने स्थिति को और कठिन बना दिया। ठंड बढ़ने लगी। सैनिकों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। चलना कठिन होता जा रहा था और हर दिन सेना की ताकत घटती जा रही थी। अब नुकसान दुश्मन के हमलों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से हो रहा था। यही नेपोलियन को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी योजना अधूरी है। जिस जमीन को उसने साधारण समझा था, वही जमीन उसकी सेना को रोक रही थी। वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था और पीछे लौटना भी आसान नहीं था। हर निर्णय देर से लिया जा रहा था और हर दिन की देरी नुकसान बढ़ा रही थी। ये वो क्षण था जहां इतिहास ने करवट ली। रूस अभियान ने नेपोलियन की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी। उसने ये मान लिया था कि अनुभव ही सब कुछ है और परिस्थितियां अपने आप झुक जाएंगी। लेकिन परिस्थितियां झुकी नहीं, उन्होंने प्रतिरोध किया। इस अभियान ने केवल उसकी सेना को नहीं, बल्कि उसकी छवि को भी नुकसान पहुंचाया। अब पहली बार दुनिया ने देखा कि नेपोलियन भी गलती कर सकता है। यह वही मोड़ था जहां पतन की शुरुआत हो चुकी थी। भले ही उस समय नेपोलियन
इसे पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां हार की खबर पूरे यूरोप की सोच बदल देती है। अध्याय 7, रूस की असफलता, पीछे हटना और बदलता यूरोप। रूस अभियान की असफलता को छिपाना संभव नहीं था। जैसे ही सेना पीछे लौटने लगी, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। ये वापसी किसी जीत की तरह नहीं थी। ये थकी हुई, बिखरी हुई और टूटे हुए मनोबल की वापसी थी। जिन सैनिकों ने कभी गर्व से मार्च किया था, वे अब ठंड, भूख और बीमारी से जूझते हुए कदम बढ़ा रहे थे। पीछे हटने का निर्णय नेपोलियन के लिए सबसे कठिन था। यह केवल एक सैन्य फैसला नहीं था, बल्कि यह स्वीकार करना था कि आगे बढ़ना अब संभव नहीं है। अनुशासन कमजोर पड़ चुका था। आदेश अब पहले की तरह असर नहीं कर रहे थे। रास्तों में नुकसान बढ़ता जा रहा था और सेना की संख्या तेजी से घट रही थी। जैसे जैसे ये खबर यूरोप में फैली कि रूस अभियान सफल नहीं रहा, बाकी देशों की सोच बदलने लगी। जिन शासकों ने डर या मजबूरी में नेपोलियन की शर्तें मानी थी, वे अब दूरी बनाने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि नेपोलियन अब अजेय नहीं रहा। यह बदलाव अचानक नहीं था, लेकिन इसका असर गहरा था। यूरोप की शक्तियों ने यह समझ लिया कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे उसके खिलाफ गठबंधन बनने लगे। ये विरोध व्यक्तिगत नहीं था, ये शक्ति के बढ़ते असंतुलन के खिलाफ था। नेपोलियन अब अकेला पड़ने लगा था। देश के भीतर भी हालात बदल रहे थे। जनता, जिसने उसे स्थिरता का प्रतीक माना था, अब अनिश्चितता महसूस करने लगी। संसाधनों पर दबाव बढ़ गया था और युद्ध का बोझ साफ दिखाई देने लगा था। नेपोलियन ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन अब हर निर्णय पहले जितना प्रभावी नहीं रहा। भरोसा जो कभी स्वाभाविक था, अब उसे साबित करना पड़ रहा था। सेना में भी माहौल बदल चुका था। सैनिक अब हर आदेश को उसी उत्साह से नहीं लेते थे। थकान और संदेह बढ़ चुका था। जहां पहले उसके नाम से ही हौसला मिलता था, वहां अब डर और अनिश्चितता दिखाई देने लगी। ये चरण नेपोलियन के पतन का स्पष्ट संकेत था। रूस अभियान ने केवल उसकी सैन्य शक्ति को नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी छवि को भी कमजोर कर दिया। अब दुनिया उसे उस व्यक्ति के रूप में नहीं देख रही थी जो हर परिस्थिति को जीत सकता है, बल्कि उस नेता के रूप में देखने लगी थी जो भी सीमाओं से बंधा हुआ है। यहीं से कहानी अंतिम टकराव की ओर बढ़ने लगी। अब लड़ाई केवल युद्ध के मैदान पर नहीं थी। ये लड़ाई विश्वास, संसाधन और समय के खिलाफ थी। और ये लड़ाई नेपोलियन के लिए पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी। अब कहानी उस क्षण की ओर बढ़ती है जहां अंतिम प्रयास किया जाता है और इतिहास अपना अंतिम फैसला सुनाता है। अध्याय 8, अंतिम प्रयास, टूटता तालमेल और निर्णायक पराजय। रूस से लौटने के बाद नेपोलियन जान चुका था कि समय उसके पक्ष में नहीं है। उसके विरोधी अब अलग अलग नहीं थे, वे एकजुट हो चुके थे। फिर भी उसने हार मानने के बजाय एक अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। उसे विश्वास था कि अगर वो एक बड़ी जीत हासिल कर ले तो हालात फिर बदल सकते हैं और उसका खोया हुआ प्रभाव लौट सकता है। नेपोलियन ने सेना को दोबारा संगठित करने की कोशिश की। नई भर्ती हुई, पुराने सैनिकों को फिर बुलाया गया और तेजी से तैयारी की गई। लेकिन ये सेना पहले जैसी नहीं थी। अनुभव कम था, संसाधन सीमित थे और सैनिकों के मन में डर साफ झलक रहा था। फिर भी नेपोलियन ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। अंतिम युद्ध के मैदान में हालात बेहद जटिल थे। जमीन की स्थिति अनुकूल नहीं थी, मौसम ने भी साथ नहीं दिया। नेपोलियन ने आदेश दिए, लेकिन अब आदेशों और उनके पालन के बीच दूरी आ चुकी थी। जहां पहले तालमेल उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब वही तालमेल टूट चुका था। युद्ध के दौरान कई फैसले देर से लिए गए। कुछ आदेश ठीक से पहुंचे नहीं और कुछ पर अमल ही नहीं हो पाया। विरोधी सेनाएं अब उसकी रणनीति से परिचित थी।
उन्होंने उसकी कमजोरियों को पहचान लिया था। नेपोलियन की गति अब पहले जैसी असरदार नहीं रही। धीरे धीरे स्थिति हाथ से निकलने लगी। जो युद्ध कभी उसके नियंत्रण में रहता था, वही अब अव्यवस्था में बदल गया। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा और पंक्तियां बिखरने लगी। ये हार केवल संख्या की नहीं थी, ये हार उस भरोसे की थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। इस निर्णायक पराजय के साथ नेपोलियन की शक्ति का अंत साफ हो गया। ये केवल एक युद्ध हारने की कहानी नहीं थी, ये उस सोच की हार थी जिसने खुद को अजेय मान लिया था। अब उसके पास न समय था, न संसाधन और न ही वो समर्थन जो कभी उसे आगे बढ़ाता था। यही इतिहास ने अपना फैसला सुना दिया। नेपोलियन का अंतिम प्रयास असफल रहा और उसकी सत्ता पूरी तरह ढह गई। अब कहानी युद्ध से आगे बढ़कर एकांत और निर्वासन की ओर बढ़ने वाली थी, जहां शक्ति नहीं, केवल स्मृतियां बाकी रह जाती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सत्ता पूरी तरह छिन जाती है और एक विजेता, एक निर्वासित व्यक्ति बन जाता है। अध्याय 9, अंतिम निर्वासन, सेंट हेलेना और शक्ति के बाद का जीवन। निर्णायक पराजय के बाद नेपोलियन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सत्ता उससे पूरी तरह छिन चुकी थी। इस बार यूरोप की शक्तियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि जब तक नेपोलियन जीवित और स्वतंत्र रहेगा, तब तक अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। इसलिए यह तय किया गया कि उसे ऐसी जगह भेजा जाए जहां से उसका लौटना असंभव हो। नेपोलियन को दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक दूरस्थ द्वीप पर भेज दिया गया, जिसे सेंट हेलेना कहा जाता है। यह द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और दुनिया से लगभग कटा हुआ था। वहां न कोई राजनीतिक गतिविधि संभव थी और न ही किसी तरह का प्रभाव कायम किया जा सकता था। यही कारण था कि इस स्थान को उसके अंतिम निर्वासन के लिए चुना गया। सेंट हेलेना पहुंचते ही नेपोलियन का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस व्यक्ति के एक आदेश पर सेनाएं आगे बढ़ती थी, वो अब सीमित क्षेत्र में रहने को मजबूर था। उसकी दिनचर्या साधारण हो गई थी। न कोई दरबार था, न सलाहकारों की भीड़ और न ही निर्णय लेने की जिम्मेदारी। अब उसके पास केवल समय था, और वो भी बहुत अधिक। इस एकांत में नेपोलियन अक्सर अपने अतीत पर विचार करता था। वो अपनी जीतों को याद करता था और अपनी गलतियों को भी। कई बार वो ये सोचता था कि कहां उसने रुकना चाहिए था और कहां आगे बढ़ने की जल्दबाजी की। अब उसे ये साफ दिखाई देने लगा था कि शक्ति के साथ विवेक जरूरी होता है, और जब विवेक पीछे छूट जाता है, तब शक्ति बोझ बन जाती है। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। लंबे समय तक चले तनाव, एकांत और बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया। फिर भी वो मानसिक रूप से सक्रिय रहने की कोशिश करता रहा। वो लिखता था, सोचता था और अपने जीवन को समझने की कोशिश करता था। ये वो चरण था जहां एक योद्धा नहीं, बल्कि एक इंसान सामने आता है। सेंट हेलेना में बिताए गए ये वर्ष नेपोलियन के लिए किसी युद्ध से कम कठिन नहीं थे। यहां दुश्मन बाहर नहीं था, बल्कि भीतर था। ये संघर्ष आत्मचिंतन का था, स्वीकार का था और उस सच्चाई का था जिसे उसने सत्ता में रहते हुए कभी पूरी तरह नहीं देखा था। यहां उसकी कहानी किसी युद्ध के शोर में समाप्त नहीं हुई। ये कहानी मौन में आगे बढ़ी, एक ऐसे मौन में जहां शक्ति नहीं, केवल स्मृति और पश्चाताप बाकी रह जाते हैं। अब कहानी अपने अंतिम बिंदु की ओर बढ़ती है, जहां जीवन समाप्त होता है, लेकिन सीखे इतिहास बन जाती है। अध्याय 10, मृत्यु, ऐतिहासिक बहस और जीवन के गहरे सबक। सेंट हेलेना के एकांत में नेपोलियन का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। लंबे समय से चला आ रहा तनाव, सीमित जीवन और बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। वो अब उस व्यक्ति जैसा नहीं रहा था जो कभी पूरे यूरोप को दिशा देता था। उसके दिन शांत थे, लेकिन भीतर विचारों का शोर बना रहता था। 5 मई सन 1821 को नेपोलियन की मृत्यु हुई।
उस समय उसकी उम्र 51 वर्ष थी। उसका अंत किसी युद्ध भूमि में नहीं हुआ, बल्कि एक दूरस्थ द्वीप पर, जहां न दर्शक थे और न ही जयकार। ये अंत अपने आप में प्रतीकात्मक था। जिस व्यक्ति ने शक्ति के शिखर को छुआ था, उसका अंत पूर्ण एकांत में हुआ। उसकी मृत्यु के कारण को लेकर इतिहास में चर्चा रही है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उसकी मृत्यु पेट से जुड़ी गंभीर बीमारी के कारण हुई। कुछ अन्य सिद्धांत भी समय समय पर सामने आए, लेकिन प्रमाण आधारित इतिहास सावधानी के साथ निष्कर्ष निकालता है। यही बात इतिहास को भावनाओं से नहीं, तथ्यों से जोड़ती है। नेपोलियन की कहानी केवल जीत और हार की कहानी नहीं है। ये उस मानसिक यात्रा की कहानी है जिसमें एक साधारण व्यक्ति असाधारण शक्ति तक पहुंचता है और फिर उसी शक्ति के बोझ तले टूट जाता है। उसने दुनिया को दिखाया कि स्पष्ट सोच और साहस से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन उसने ये भी सिखाया कि जब आत्मविश्वास विवेक से अलग हो जाए तो वही ताकत पतन का कारण बन जाती है। इतिहास ने नेपोलियन को केवल विजेता या पराजित के रूप में याद नहीं रखा। उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखा गया जिसने नेतृत्व की सीमाओं को छुआ। उसकी सबसे बड़ी जीतें युद्ध में नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी हार उसके भीतर हुई। पहला सबक यह है कि शक्ति तभी तक उपयोगी है जब तक उसमें विनम्रता बनी रहे। जैसे ही शक्ति खुद को सर्वोच्च मानने लगती है, पतन शुरू हो जाता है। दूसरा सबक यह है कि लगातार सफलता इंसान को मजबूत नहीं, बल्कि कभी कभी अंधा बना देती है। रुककर खुद को परखना उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। तीसरा सबक यह है कि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन नहीं रख पाता, वो बाहरी दुनिया को भी संतुलित नहीं कर सकता। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर नेपोलियन का उत्थान और पतन आपको जीवन का कोई नया नजरिया दे गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समझ सकें कि शक्ति जितनी जरूरी है, विनम्रता उतनी ही आवश्यक है। और अगर आप इतिहास, जीवन और मानव मन की ऐसी ही गहरी, तथ्य आधारित कहानियां नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।